हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर, आज मैं आपके साथ मशीन डिजाइन का टेस्ट डिस्कस करने वाला हूं। जो टेस्ट आज आपने दोपहर में दिया है उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं। और ये टेस्ट जो है गेट एकेडमी क्लासरूम कोर्स का टेस्ट है। मतलब ये गेट एकेडमी प्रतिज्ञा बैच और ऑफलाइन बैच का कोर्स है। टेस्ट है जो आपको दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते थे और आप लोगों ने आई होप सबने करा भी होगा अटेम्प्ट। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। ये आधे घंटे का टेस्ट था जिसमें 10 बेहतरीन क्वेश्चंस थे। टॉपिक जो था वो था आपका क्लच और ब्रेक। ठीक है। ये आपका दूसरा टेस्ट है। पहला जो टेस्ट था उसमें थ्योरी ऑफ फेलियर मतलब स्टैटिक और डायनेमिक डिजाइन के क्वेश्चंस थे। तो ये 10 क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 मार्क्स का था एंड 6 to 10 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। टोटल 15 मार्क्स का पेपर था और इसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम मिला। ठीक है ना। तो इस टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। सब लोग अपना सॉल्यूशन चेक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स आपको आया। ठीक है ना, कितना मार्क्स आपको आया। बहुत प्यारा टेस्ट है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये गेट से एक लेवल अप क्वेश्चंस है। मतलब ये गेट में आने लायक क्वेश्चन है। इनसे इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके गेट में पूछा जा सकता है। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गेट में ऐसे कैसे भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिला के 10 बेहतरीन क्वेश्चन है ब्रेक और क्लच के। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। पढ़ो सब लोग। देखिए टॉपिक जो है ब्रेक एंड क्लच एंड दिस इज टेस्ट 2। टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। A single disc clutch having one pair of contacting surface is required to transmit 10 kilowatt at 720 rpm. One pair of contacting surface का मतलब हो गया number of pair of contacting surface is 1। ठीक है। and it is transmitting 10 kilowatt at 720 rpm। क्लियर है। Under normal operating condition, due to space limitations, the outer dia should be limited to 250 mm। मतलब आउटर डाया स्पेस लिमिटेशन है तो आउटर डाया 250 mm से आप ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25 एंड द परमिसिबल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द पी परमिसिबल, तो पी लिख दे रहा हूँ। दिस इज 0.5 न्यूटन पर mm square। What will be the inner diameter using uniform pressure theory? ये क्लच का क्वेश्चन है। सिंगल प्लेट क्लच है क्योंकि एन का वैल्यू 1 है। तो आपको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करते हुए ये बताना है कि इनर डाया क्या होगा। ठीक है, इस क्लच सिस्टम का। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखो डियर, अपने को 10 किलोवाट पावर ट्रांसफर करना है 720 आरपीएम पे। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि यहाँ से कितना फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट करना है। तो पावर इक्वल टू होता है टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू ओमेगा। तो पावर इज 10 किलोवाट, तो 10 इंटू 10⁻³ में इसे लिख देता हूँ वॉट में। दैट इज फ्रिक्शनल टॉर्क एंड ओमेगा इज 2 पाई n बाई 16। n का वैल्यू आपको गिवन है 720 आरपीएम। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tf। 10 इंटू 10⁻³ इक्वल टू tf इंटू 2 पाई इंटू 720 बाई 16। यहां से आपको मिल जाएगा फ्रिक्शनल टॉर्क इन न्यूटन मीटर। ये आपको कितना मिलने वाला है, सॉल्व करिए। इट इज 132.132.63। यस और नो, 132.132.629 न्यूटन मीटर। इतना फ्रिक्शनल टॉर्क आपको ट्रांसमिट करना है। अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो किसके बराबर होता है। फ्रिक्शनल टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू 2/3 म्यू डब्ल्यू आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर क्यूब डिवाइडेड बाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे W का वैल्यू जो है दिस इज द एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट। और एक्सियल फोर्स कितना होता है यूनिफॉर्म प्रेशर में, P परमिसिबल इंटू पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्रिक्शनल टॉर्क आपको कितना मिलेगा, देखो 2/3 म्यू W की जगह P परमिसिबल इंटू पाई इंटू दिस। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर क्यूब। ये आपके पास बच जाएगा। आर आउटर स्क्वायर यहाँ आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल टॉर्क है। इसमें देखो आपको म्यू पता है, यस सर पता है। परमिसिबल प्रेशर पता है, आर आउटर
आउटर डाया दे रखा है, देखो जल्दीबाजी में गलत हो जाता है क्लच में, डाया और रेडियस हमेशा जो भी फॉर्मूले आपने डिराइव करे ना उनमें रेडियस है, चाहे वो एक्सियल फोर्स का हो चाहे फ्रिक्शनल टॉर्क का हो, तो ये चीज गलत नहीं करना है। आउटर रेडियस कितना हो गया 125 mm। तो अपने को इनर रेडियस निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इनर रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, फिर इनर डाया अपने बता देंगे। अब यहाँ पे देखो यूनिट, ये मैं परमिसिबल प्रेशर रख रहा हूँ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और आर में रखूंगा एमएम में, तो ये हो जाएगा एमएम क्यूब, तो यूनिट बना न्यूटन एमएम, तो ये फ्रिक्शनल टॉर्क आपको रखना है न्यूटन एमएम में। फ्रिक्शनल टॉर्क 132.629 न्यूटन मीटर में आया, तो इंटू 10⁻³ कर देंगे तो न्यूटन मीटर में, न्यूटन एमएम में हो जाएगा। ठीक है, तो 132.629 फ्रिक्शनल टॉर्क इज 132.629 into 10⁻³ that is equal to 2/3 into mu, 2/3 into mu, mu is 0.25 and permissible pressure is 0.5, 0.25 into 0.5 into pi r outer cube, that is 125 cube minus r inner। यहां से आपको डियर आर इनर का वैल्यू मिल जाएगा, समझ में आ रही है बात। और आर इनर जब आप सोल्व करेंगे आएगा 113.09, आर इनर जब आप इसे सोल्व करेंगे यू विल गेट 113.09 mm। तो आपको इनर रेडियस नहीं पूछा है, आपको क्वेश्चन में पूछा है इनर डायामीटर, तो इनर डाया कितना हो जाएगा 113.09 into 2, it will be 226.18, 226.18। दिस इज द इनर डाया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आई बात, 226.18 mm। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 226.18। ये आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं तो पूरा इलेबरेट करा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बाकी सीधा सीधा क्वेश्चन आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो 225 से 228 इसका रेंज है, और अपना आंसर जो आया है 226, 225 से 228 तक 226 अपना आंसर। ठीक है, नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है डियर, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। पढ़िए, ये ब्रेक का क्वेश्चन है। ठीक है डियर, अपन जो आप पढ़ते हो क्लच में, वो 5 तरह के आप फ्रिक्शन क्लचेस में आप सिंगल प्लेट क्लच पढ़ते हो, मल्टी प्लेट पढ़ते हो, कौन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, हर तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, सारे टॉपिक आपके कवर करे हैं। और ब्रेक में आप शू ब्रेक पढ़ते हो, शॉर्ट शू, लॉन्ग शू, साथ साथ में आप बैंड ब्रेक पढ़ते हो एंड बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक पढ़ते हो, तो सारे टाइप के ब्रेक के क्वेश्चंस भी मैंने लगभग कवर करे हैं। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। A 1500 kg automobile moving on a level ground, 1500 kg automobile moving on a level ground at 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो मास आपको दिया हुआ है 1500 kg एंड द स्पीड इज 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इनटू 1000 बाई 3600, यहाँ से आपको मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा 108 into 1000 divided by 3600, it will be 30 meter per second. Hence automobile is moving with 30 meter per second, is to be stopped in a distance of 100 meter, उसे 100 meter चलाने के बाद रोक दिया गया। The tire diameter being 800 mm, all frictional energy except for brake is to be neglected। ब्रेक के अलावा सारी फ्रिक्शनल एनर्जी को नेग्लेक्ट करा गया है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एवरेज ब्रेकिंग टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड। अब देखो डियर, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमोबाइल जो मूव कर रहा है, तो हाफ mv² ऑटोमोबाइल की जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज, इसको रोकेगा कौन, देखो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक कैसा लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक, मींस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वहां से आपको मिल जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, और फिर ब्रेकिंग टॉर्क अपन निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ mv² इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आई बात ये, तो हाफ mv² इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू f है, और डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया हुआ, देखो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाता है, तो वो 100 मीटर चलने के बाद रुक गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स, और ये कितना आएगा,
इट विल बी 6750। इतना फ्रिक्शन फोर्स वहां पे लगेगा 6750। समझ में आ रही है बात? अब फ्रिक्शनल टॉर्क आपको निकालना है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क आपको पूछा ना, ब्रेकिंग टॉर्क बताओ। ब्रेकिंग टॉर्क बोल दो या फ्रिक्शनल टॉर्क बोल दो, बात एक ही है। दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू आर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 6750। आर को मैं लिख सकता हूँ d/2। देखो डाया कितना दे रखा है, टायर डायमीटर 800 mm है। ठीक है, तो इट इज 6750 इंटू 800 mm है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो इंटू 0.8/2 इट विल बी 2700 इन न्यूटन मीटर। दिस विल बी द ब्रेकिंग टॉर्क और फ्रिक्शनल टॉर्क 2700 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर है बच्चों सी। क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेकंड का आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है सी। ठीक है, हाँ थर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन। ये भी आपका एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तीन पे लेके चलता है। दिस इज आवर क्वेश्चन 3। पढ़िए, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। The question is, for the simple band brake shown in the figure, the drum diameter is 350 mm. ठीक है, ड्रम डाया आपको कितना दे रखा है 350 mm and the angle of flap of the band is 265 डिग्री थीटा। यहाँ से ये लैप एंगल जो है यहाँ से इस तरीके से 265 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से रैप हो रखा है ना यहाँ तक, ये ठीक है ना, कितना है 265 डिग्री। theta is 265 degree. Okay. Coefficient of friction is 0.25. 0.25. Drum dia is 350 mm. तो आपको बोला ब्रेकिंग फोर्स इज 90 न्यूटन। ब्रेकिंग फोर्स मतलब ये F का वैल्यू 90 न्यूटन, 90 न्यूटन। व्हाट विल बी द ब्रेकिंग टॉर्क? आपको बताना है इस क्वेश्चन में ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा। तो ये आपका बैंड ब्रेक का क्वेश्चन हो गया, सिंपल बैंड ब्रेक का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सिंपल बैंड ब्रेक किसको बोलते हैं, जब बैंड का एक एंड हिंज से पास होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा TF, और ये आपको न्यूटन मीटर में ही बताना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये कैसा रोटेट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे लगेगा T1 और यहाँ लगेगा T2। ठीक है, ये T1 और ये T2। ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं T1 T2 का? देखो डियर, जो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक कौन लगाएगा, T1 माइनस T2 इंटू आर। तो ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो रोटेट जो आपका ड्रम कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी ब्रेक लगेगा। और T1 और T2 में T1 बड़ा होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। व्हील पे, व्हील अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो T1 का कपल काउंटर क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो आप व्हील का एफबीडी बना लीजिए। व्हील पे ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो T1 का कपल कैसा आना चाहिए, यहाँ पे गलत दिखा दिया, ये कैसा आ रहा है देखो, यहाँ पे क्या लगेगा T2 लगेगा। देखो यहाँ पे व्हील कैसे घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो T1 का कपल कैसा होना चाहिए क्लॉकवाइज, तो T1 यहाँ लगेगा। T1 का कपल कैसा होना चाहिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कपल दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे ब्रेकिंग लग जाएगा T2 एंड दिस इज T2। क्लियर है? तो अपने को TF निकालने के लिए T1 और T2 दोनों चाहिए, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक तो इससे बन जाएगी और एक बना लेंगे T1 बाई T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। तो देखो यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाए, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ये वाला, ये आपका लीवर का एफबीडी बन गया। तो F यहाँ पे ये हिंज है, तो F इंटू 500 इक्वल टू T1 इंटू 75। F इंटू 500, नेट मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज 0। F इंटू 500 इक्वल टू T1 इंटू 75। तो यहाँ से आपका T1 आ जाएगा, F इज 90 इंटू 500 बाई 75। न्यूटन में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये 90 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 75, इट विल बी 600 न्यूटन। इट इज 600 न्यूटन। T1 का आंसर तो यहाँ से आ गया। अब T2 निकालने के लिए अपन एक और इक्वेशन लगा लेते हैं, T1 बाई T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा रेडियन में रखना है, ये डिग्री में है,
इसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 265 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया आपका रेडियन। ठीक है, रखो यहाँ पे T1 इज 600 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू e की पावर म्यू, आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.25, थीटा है 265 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो यहाँ से dt निकाल लो, कितना आ रहा है ये, इट इज 188.79 188.79 न्यूटन। T1 आ गया डियर, T2 आ गया, तो फ्रिक्शनल टॉर्क आपके पास आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू आर। बोलो, ठीक है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क कितना आ जाएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज T1 माइनस T2 इंटू आर। T1 है 600 माइनस 188.79 इंटू, आपको रेडियस कितना गिवन है, आपको डाया गिवन है 350 mm। देखो आंसर न्यूटन मीटर में है, तो रेडियस हो गया 0.35 बाई 2, मीटर में रखेंगे ना 0.35 बाई 2। क्लियर, 600 माइनस दिस इट विल बी 71.96 न्यूटन। ये आपका फ्रिक्शनल टॉर्क का आंसर आ गया 71.96। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, 71.96 करेक्ट आंसर बी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी दिया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये है डियर अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, ये आपका कौन क्लच का क्वेश्चन है, और कौन क्लच का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन है। मेरी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं डेली, ठीक है ना, आप वो क्लासेस देखते होंगे। 4 टॉपिक में कवर कर चुका हूँ मशीन डिजाइन के, 5वां टॉपिक चल रहा है, दैट इज वेल्डेड जॉइंट का डिजाइन। ठीक है, पढ़ो, व्हाट शुड बी द मिनिमम कॉन एंगल टू अवॉइड ड्रैग इन कॉनिकल क्लच। देखो, व्हाट शुड बी मिनिमम कॉन एंगल टू अवॉइड ड्रैग इन कॉनिकल क्लच इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लाइनिंग इज 0.22 डिग्री में आंसर देना। डियर आपने देखा होगा कॉनिकल क्लच में जैसे जैसे अल्फा बढ़ाते हैं साइन अल्फा का वैल्यू रिड्यूस होता जाता है, और फ्रिक्शन साइन अल्फा रिड्यूस होगा तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कम करोगे, अल्फा कम करोगे तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइन अल्फा का बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शनल टॉर्क चाहते हैं, तो अपन चाहते हैं अल्फा मिनिमम हो। फ्रिक्शनल टॉर्क अगर आपको बढ़ाना है, देखो आपने पढ़ा होगा ना, फ्रिक्शनल टॉर्क जो है कौन क्लच में, फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू डिस्क क्लच डिवाइडेड बाय साइन अल्फा होता है। अल्फा को बोलते हैं अपन सेमी कॉन एंगल, सेमी कॉन एंगल। अगर मेरे को ये बढ़ाना है तो साइन अल्फा क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, साइन अल्फा रिड्यूस करना पड़ेगा। और साइन अल्फा रिड्यूस कब करना पड़ेगा, जब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। अल्फा अगर कम हो जाएगा तो साइन अल्फा भी कम हो जाएगा, साइन अल्फा कम हो जाएगा तो फ्रिक्शनल टॉर्क बढ़ जाएगा। तो अल्फा कॉनिकल क्लच में जितना कम रखोगे उतना बढ़िया, लेकिन अल्फा का एक मिनिमम वैल्यू भी होता है, क्योंकि अगर आपने उससे कम रख दिया, जैसे ब्रेक में सेल्फ लॉकिंग होती है उसी टाइप का सिस्टम हो जाएगा, जिसे अपन क्लच में बोलते हैं ड्रैग, मतलब बिना विल ऑफ ऑपरेटर के, बिना अपनी इच्छा के क्लच अपने आप ही इंगेज और डिसएंगेज हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पूरा डिराइव करके बताया था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा जो है 10 इनवर्स म्यू से बड़ा होना चाहिए। ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा, अल्फा का मिनिमम वैल्यू जो है 10 इनवर्स म्यू, मतलब अल्फा हमेशा 10 इनवर्स म्यू से बड़ा होना चाहिए ताकि ड्रैग ना हो। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा इज 10 इनवर्स 0.22। मैं आपको ये पूरा डिराइव करके बताया हूँ क्लास में, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी है तो ये आपको पूरा डिराइव करके मैं बताया था। अल्फा इज शुड बी ग्रेटर देन 12.4 डिग्री, ठीक है, 12.4 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 12.4 ही लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन एंगल पूछा है बच्चों, सेमी कौन एंगल आया है, तो अल्फा कितना हो गया इंटू 2, इट इज 24 पॉइंट, तो 2 अल्फा का वैल्यू हो गया, 2 अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 24.815 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा 24.8 डिग्री, 24.8 डिग्री। देखो आंसर है 24 से 25 डिग्री, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे
अल्फा का वैल्यू चिपका दिया तो गलत है, क्योंकि सेमी कौन एंगल नहीं पूछा मैंने, कौन एंगल पूछा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और अब अपन चलते हैं 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ दिस इज सर क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है डियर, टेस्ट के टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, और टेस्ट से आपको अपनी गलतियां पता चलती है, छोटी छोटी जो गलतियां मिस्टेक्स आप करते हो। अब अगर आप इसमें कोन एंगल और सेमी कोन एंगल में गलती करें, कॉन्सेप्ट सही लगाया लेकिन आंसर 12.4 डिग्री रख दिया तो गलत है। फिर ऐसी गलतियां आपसे एग्जाम में रिपीट नहीं होती, तो टेस्ट को सीरियसली अटेंड करना चाहिए। और ये आप गेट अकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ऐप डाउनलोड करके वहां से फ्री में दे सकते हैं ये टेस्ट, जो क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लच इज एम्प्लॉयड टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट 900 आरपीएम with the flywheel stationary initially. The flywheel has a mass of 14 kg and the radius of gyration is 160 mm. The time required for the flywheel to attain full speed power transmitted is 5 kW. आपको पावर ट्रांसमिट करना है 5 किलोवाट। इनिशियली उसका स्पीड 0 है, अब जैसे ही वो क्लच से कांटेक्ट बनाएगा उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और फाइनली उसको 900 आरपीएम पे जाना है। तो 0 से 900 आरपीएम पे जाने में कितना टाइम उसे लगेगा, जिसको अपन ऑटोमोबाइल में, कार वगैरह में बोलते हैं ना पिकअप टाइम, इसका बहुत कम है, 2 सेकंड है, 4 सेकंड, वही है ये पिकअप टाइम। या इसको स्लीपिंग टाइम भी बोल सकते हो, स्लाइडिंग टाइम भी बोल सकते हो। कितने टाइम तक कौन जो है स्लाइड हुआ, उसमें कितना एनर्जी लॉस हुआ, ये सारी कैलकुलेशन आपको क्लास में कराई गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। आपको कितना पावर ट्रांसमिट करना है, 5 किलोवाट, कितने स्पीड पे, 900 आरपीएम पे। तो आप ये देखो पहले कि कितना फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट करना है। तो 5 किलोवाट इक्वल टू फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू 2 पाई n by 60। दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क वी हैव टू ट्रांसमिट। कितना आ जाएगा, क्या जाएगा सर, 53.052 न्यूटन मीटर, या 53.052 न्यूटन। चलो इसको न्यूटन मीटर में रहने दो, बाद में देखेंगे, ठीक है। कितना फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट करना है। तो अब ये कैलकुलेशन अब अपन करेंगे ड्रिवन पे, या ड्रिवन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर पे पावर ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे देखो कितना फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट करना है, टीएफ, और इसको मैं आई अल्फा के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि उसका स्पीड जो है अभी 0 है, इलेक्ट्रिक मोटर का स्पीड 0 है। अभी धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा, 900 तक जाएगा, तो 0 से 900 तक जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा कांस्टेंट अल्फा पे। तो अल्फा आप निकाल लीजिए, आई है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो टीएफ तो 53.052 है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर लिख देंगे, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, दिस इज मास मोमेंट ऑफ inertia and that is equal to mk square. K is the radius of gyration, this is 53.052, m is 14 kg and k is 160 mm, so 0.16 square into alpha. From here you will get the acceleration, ठीक है। it will be 148.024 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इससे स्पीड जो है वो 0 से 900 तक पहुंचानी है। तो आपको मैंने बता दिया इतना एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड आपको पता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको आप बता सकते हैं आराम से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप लगा दीजिए, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगा सकता हूँ। इनिशियल स्पीड तो 0 है, फाइनल स्पीड कितनी जानी है 900, तो 2 पाई n by 60 इतना अपने को फाइनली अचीव करना है, इक्वल टू अल्फा। अल्फा अपने पास कितना आया अभी निकाला, 148.024, 148.024 इंटू टी, तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा सेकंड में। क्या जाएगा सर, 0.636 सेकंड्स। देखो कितना कम पिकअप टाइम है, 0.6 सेकंड में स्पीड 0 से 900 आरपीएम पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत हाई है ना, तो 0.636 सेकंड। जितना हाई फ्रिक्शन होगा आपको उतना ही कम टाइम लगेगा, उतना ही कम स्लिपिंग। तो क्लच में ज्यादा फ्रिक्शन अपन रिक्वायर्ड, क्लच में ज्यादा फ्रिक्शन डिजायर्ड है, जितना हाई फ्रिक्शन होगा क्लच में उतना अच्छा।
क्योंकि फ्रिक्शन जितना हाई होगा पावर उतनी जल्दी ट्रांसफर होगा, लेकिन बियरिंग में फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि बियरिंग में फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस होता है। समझ में आ रही है बात? तो जब अपन बियरिंग पढ़ेंगे तब आपको मैं वहां पे बताऊंगा कि वहां पे कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वहां पे पावर लॉस होता है, लेकिन क्लच में ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन हो। ठीक है, चलो, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा ग्रिप अच्छा बनेगा, स्लाइडिंग कम होगा और जल्दी पावर ट्रांसमिट होगा। अब आपका 6 to 10 जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है जिसे अपन डिस्कस करेंगे, और ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन। तीनों टाइप के क्वेश्चन जो गेट में आते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं, एनएटी भी है, एमसीक्यू भी है और एमएसक्यू भी है, ताकि आप एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर सके। और डियर गेट में टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, गेट में नहीं किसी भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो पढ़ लिए हैं वो आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां करते हैं, आपको वो आईना टेस्ट सीरीज ही दिखाता है और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को सीरियसली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और एक बेहतरीन क्वालिटी की टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ सिंपल बैंड ब्रेक एट shown below has a drum dia of 1500 r 500 rpm, has a drum dia of 500 rpm 500 mm, sorry, drum dia 500 mm, the drum rotates at 300 rpm, the angle of wrap is 270 degree। ठीक है, सिंपल बैंड ब्रेक जो है, ये सिंपल बैंड ब्रेक दिखा रखा है आपको। सिंपल क्यों बोला? क्योंकि बैंड का एक एंड इन से पास हो रहा है। इसका जो डाया है वो 500 mm है, 500 mm है, और ये 300 rpm पे ये रोटेट हो रहा है, 300 rpm पे रोटेट हो रहा है। एंगल ऑफ रैप जो है थीटा 270 डिग्री है, तो इसे अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 270 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, फाइंड द मिनिमम फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन रिक्वायर्ड at the end of brake lever to stop the drum if 50 kilowatt power is absorbed, take mu is 0.2। आपको बोला है म्यू का वैल्यू 0.2 आपको ज्यूम करना है। पावर जो है वो है 5 किलोवाट, 50 किलोवाट, सॉरी 50 किलोवाट पावर एब्जॉर्ब करना है, और मिनिमम फोर्स और इसकी डायरेक्शन बतानी है। सुनो आप, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ये सिंपल बैंड ब्रेक है, 50 किलोवाट पावर है, जिसको अपने को ब्रेक लगा के रोकना है, तो कितना फोर्स चाहिए मिनिमम, मिनिमम कितना फोर्स का वैल्यू चाहिएगा, ये पी मिनिमम का वैल्यू आपको बताना है, मिनिमम पी कितना चाहिए और इसका डायरेक्शन उसके लिए। तो देखो डियर, अगर मिनिमम फोर्स की अपन बात करेंगे तो अपन ये चाहेंगे, देखो इन दोनों एंड में से एक साइड में T1 आएगा, एक साइड में T2 आएगा, तो अपन ये चाहेंगे कि T1 का मोमेंट जीरो बन जाए, T1 का मोमेंट जीरो बन जाए। तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे T1 लगे, T1 का मोमेंट जीरो बन जाएगा तो P का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। मैं यहाँ चाहूंगा कि यहाँ पे T1 लगे इस साइड में, और अगर इस साइड में T1 लगेगा तो T1 का कपल इस पे सेंटर पे कैसा आ रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब व्हील कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। ये लीजिए, अगर व्हील का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो T1 का कपल काउंटर क्लॉकवाइज है, ब्रेकिंग हो जाएगी और T1 का मोमेंट जीरो बन जाएगा। तो पहली बात तो डायरेक्शन तो मेरे पास आ गई क्लॉकवाइज, तो सी हो गया करेक्ट, डी तो गलत हो गया, डी तो नहीं आ सकता। अब यहाँ पे इसका पी का मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे लग गया T2, यहाँ पे लग गया T2। अब पी मिनिमम निकालना है, तो अगर मैं इसका मोमेंट ले लूं यहाँ पे, नेट मोमेंट अबाउट ओ, नेट मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू 0 अगर मैं करूं, तो P इंटू 500 इक्वल टू T2 इंटू 100। तो यहाँ से मेरे पास P क्या आ गया, T2 बाई 5। अगर मेरे पास T2 का वैल्यू पता चल जाए तो मेरे को P मिल जाए, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो T2 निकालना है, अब T2 निकालना है तो अपने पास T1 T2 दो अननोन है, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक तो पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा से टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क की T1 माइनस T2 आर करके T1 माइनस T2 का एक इक्वेशन वहां से बन जाएगा, और एक बन जाएगा T1 बाई T2 इक्वल टू e पावर म्यू थीटा। दो इक्वेशन बन जाएंगी, वहां से T1 T2 आ जाएगा, T1 चाहिए, T1 चाहिए नहीं T2 चाहिए, वहां से P आ जाएगा। चलो ये पावर है, ठीक है ना, दिस इज पावर 50 किलोवाट। चलो, तो सबसे पहले तो अपन T1 बाई T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो T1 बाई T2 इक्वल टू e की पावर म्यू, म्यू इज 0.2 इंटू थीटा इज 270 इंटू पाई बाई 180। यहाँ से T1 और T2 में एक रिलेशन आ जाएगा, T1 बाई T2, और ये रिलेशन क्या आएगा डियर, क्वेश्चन नंबर ये अपना है 6, मैं इसे सोल्व करके लाया हूँ घर से, मैं डायरेक्ट डेटा लिखा देता हूँ आपको।
T1 बाई T2 इक्वल टू आएगा 2.566, 2.566 ये आ गया। और दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो 300 आरपीएम पे घूम रहे हैं 50 किलोवाट, तो 50 इंटू 10⁻³ इक्वल टू फ्रिक्शनल टॉर्क इंटू ओमेगा दैट इज 2 बाई एन कितना है 300/60। तो यहाँ से आपको फ्रिक्शनल टॉर्क मिल जाएगा न्यूटन मीटर में, और जब इसे आप सोल्व करेंगे ये आएगा 1591.55, 1591.55 न्यूटन मीटर। देखिए डियर फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ ड्रम, और ड्रम का डाया आपको दे रखा है 500 mm, तो ये हो गया 250 इस 1591.55, ठीक है। तो T1 माइनस T2 का इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ये आएगा 6366.2, 6366.2, ये आपकी एक इक्वेशन ये है, ठीक है। T1 और T2 का, और एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया T1 इक्वल टू 2.566, तो वहां से मैं T1 इक्वल टू लिख सकता हूँ 2.566, ये उठा के आप इसमें पुट करिए 2.566 minus T2 equal to 6366.2. From here you will get the value of T2, और T2 आपको मिलेगा 4064.4, 4064.4 न्यूटन, ये आपको मिल गया डियर T2। तो P जो है मिनिमम फोर्स कितना आएगा T2/5, देखिए T2/5, तो 4064.4/5, और यहाँ से आपको मिनिमम फोर्स मिल जाएगा एंड इट विल बी 812.88, 812.88। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, 812.88। तो आंसर आ गया 812। तो आपको करेक्ट आंसर इसका हो गया ए और सी। मैथ्स क्वेश्चन था ये 1475 भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है डियर ए और सी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नाउ वी विल मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे आपके बहुत गजब गजब के, आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा अगर आपने ये टेस्ट सीरियसली दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कौन क्लच का क्वेश्चन है? Now read this question carefully. For a cone clutch, the semi-cone angle of the clutch cone is 12.5. Semi-cone angle है 12.5 degree, and the ratio of mean radius of clutch to the face width, ये आपके लिए नया होगा। mean radius को RM by लिख देता हूँ, face width is B, that is equal to the normal intensity of pressure is 0.1 Newton per meter square mm square. Permissible pressure हो गया 0.1 Newton per mm square, and the coefficient of friction between the contact faces 0.2. Okay, 0.2. What will be the inner and outer diameter and face width of the clutch in mm? आपको देखो RI निकालना है, डाया निकालना है, इनर डाया बताना है, आउटर डाया बताना है, और फेस विड्थ, ये तीनों के आंसर बताने हैं mm में। एक निकाल लो, बाकी तो सब आसान है ना। वो सब मल्टीप्लाई डिवाइड आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज कोई भी निकाल लोगे, बाकी क्वेश्चन आते हैं। Respectively, to transmit 7.5 kilowatt at 720 rpm, you have to transmit 7.5 kilowatt at 720 rpm. अब देखो डियर, सबसे पहले तो आप ये निकाल लो, यूनिफॉर्म वियर से आपको इसे सोल्व करना है। कौन क्लच में कितना फ्रिक्शनल टॉर्क अपने को ट्रांसफर करना है, सबसे पहले तो ये निकालो। सबसे पहले 7.5 720 आरपीएम इसको सोल्व करके ये निकालो कितना फ्रिक्शनल टॉर्क अपने को ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस क्लच। तो पावर इक्वल टू फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू 2 पाई 720/16। फ्रॉम हियर यू विल गेट द फ्रिक्शनल टॉर्क दैट यू हैव टू ट्रांसफर, और ये मिलेगा डियर आपको 99.47 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अब देखो डियर, वन क्लच में फ्रिक्शनल टॉर्क यूनिफॉर्म वियर से क्या होता है, ड्यू डब्ल्यू इनर प्लस आउटर बाई 2, ऐसा ही होता है ना। और डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है
पी परमिसिबल, अगर मैं मैक्सिमम प्रेशर रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा इनर रेडियस पे 2 पाई आर आउटर माइनस आर आई, ऐसा ही होता है। फॉर्मूला याद करो। ठीक है, ये उठा के आप यहाँ रख दो। तो फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी म्यू पी परमिसिबल 2 पाई आर आई, ये हो जाएगा आर आउटर स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 उड़ा देते हैं। ये डियर ये यूनिफॉर्म प्रेशर, दिस यू हैव टू डिजाइन बाय यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म प्रेशर से आपको डिजाइन करना है। ये ठीक, अब देखो फ्रिक्शनल टॉर्क बाय यूनिफॉर्म प्रेशर होता है 2/3 म्यू डब्ल्यू आर आउटर क्यूब, हाँ यूनिफॉर्म प्रेशर है, माइनस आर आई क्यूब अपॉन आर आउटर स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ये आपका डिस्क क्लच का होता है, कौन क्लच है, इंटू 1/sin अल्फा कर दो। ठीक है, और W का वैल्यू क्या है, P परमिसिबल पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर आई, ये उठा के आप यहाँ रखिए। तो फ्रिक्शनल टॉर्क आपको कितना मिल जाएगा, 2/3 म्यू। अब देखो डियर, ये W का वैल्यू आप रखेंगे तो P परमिसिबल पाई बच जाएगा, ये नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट, तो P परमिसिबल पाई इंटू दिस, P परमिसिबल इंटू पाई इंटू आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर क्यूब बाई साइन अल्फा। ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। अपने पास म्यू है, P परमिसिबल है, देखो अपने पास फ्रिक्शनल टॉर्क है, म्यू है, P परमिसिबल है, आर आउटर और आर आई दोनों ही नहीं, तो अपने को ये निकालना है, अल्फा भी अपने पास। तो देखो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, मीन बाई ये क्या, इसको देखते हैं, मीन बाई फेस विड्थ। अब कौन क्लच याद करो, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक साइड का मैं बना देता हूँ, ऐसा ही नीचे की साइड में था, ये है फेस विड्थ, बी फ्रिक्शन लाइनिंग लगी होती है, ये हो गया इनर रेडियस, ये हो गया आपका आउटर रेडियस, ठीक है, और ये एंगल जो होता है दिस इज सेमीकोनिकल अल्फा। तो मीन देखो यहाँ पे वेरिएशन कैसा है, लीनियर, तो ये मान लो मीन रेडियस है आर एम, कहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होगा से b/2, ठीक है ना। तो अगर मैं मीन रेडियस को आर आई के टर्म में लिख रहा हूँ एक बार, तो मैं मीन रेडियस को आर आई के टर्म में कैसे लिखूंगा, आर एम इक्वल टू आर आई प्लस दिस, आर आई तो इतना हो गया प्लस दिस, और ये क्या होगा b/2 साइन अल्फा, b/2 साइन अल्फा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आर आई यहाँ पे मीन के टर्म में आ गया, आर एम माइनस b/2 साइन अल्फा, और ऐसे ही मैं आउटर रेडियस को लिखूं अगर मीन के टर्म में, तो आउटर रेडियस इक्वल टू आर एम प्लस आर, आउटर रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम प्लस दिस, ये वाला, और ये क्या है b/2, ये एंगल अल्फा है, ये भी b/2 है, तो b/2 साइन अल्फा, b/2 साइन अल्फा। अब यहां से देखो आर एम बाई बी 3 है, मतलब आर एम इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, आर एम इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, आर एम बाई बी इक्वल टू 3 है, तो आर एम इक्वल टू मीन रेडियस इक्वल टू हो गया 3 टाइम ऑफ वेट फेस विड्थ, दिस इज 3b माइनस b/2 साइन अल्फा, और अल्फा अपने पास है 12.5 डिग्री, देख लो 12.5 डिग्री। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर आई इन टर्म्स ऑफ बी। तो जब आप इसे निकालेंगे डियर, ये आपके पास आ जाएगा आर इनर 2.892b, एक मिनट, ठीक है, ये आएगा 2.892 टाइम ऑफ बी।
बी एम एम में है ना, तो आर आई भी एम एम में आ जाएगा। और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो इट इज 3b प्लस b/2 साइन 12.5 डिग्री। आउटर आ जाएगा आपके पास यहाँ से 3.108b। अब देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये एकदम नया क्वेश्चन है, ऐसा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बहुत सारे नए मिलेंगे ताकि गेट में जब नया क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बस एक मैथमेटिक्स का एक नया टर्म दे दिया आरएम के टर्म में, ये आपको देखना था। तो आर आउट और आर आई मेरे पास बी के टर्म में आगे उठा के यहाँ चुका हूँ, फ्रिक्शनल टॉर्क आपके पास है तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। तो देखो फ्रिक्शनल टॉर्क जो है दैट इज 99.47 न्यूटन मीटर में है, तो इसको न्यूटन एमएम में रख देता हूँ। 99.47 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम इज इक्वल टू 2/3 इंटू म्यू इज 0.2, पी परमिसिबल इज 0.1, 0.2 इंटू 0.1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई साइन 12.5 आर आउटर क्यूब 3.108 बी क्यूब माइनस 2.892 बी क्यूब, ये बन जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा बी का वैल्यू एम में। सॉल्व करो इसे जरा, मेरे को बताओ कितना आंसर आ। यहां से बी का वैल्यू आएगा डियर 44.48 mm, मीन्स अप्रोक्सीमेट हो गया ये 45। तो देखो आंसर तो ऑप्शन तो आपका इसी से मैच करेगा, 45 mm एक ही है। आपको डी आई डी आई डी आई डी आउट और बी निकालना है, तो बी 65 है इसमें, 55 में 38 45, आंसर तो सी हो गया। अब आपको आर आई और आर आउट निकालना है, फिर डी आई डी आउट। तो आर आई जो हो जाएगा बी का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और आर आउट में बी का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा देखो 2.892 इंटू 44.48, ये आपको मिल जाएगा बच्चों 128.64। तो इनर डाया कितना हो गया 128.64 इंटू 2, इट विल बी 257.28, अप्रोक्सीमेट हो गया 260 mm इनर डाया। और आउटर डाया अगर निकालें, आउटर डाया इज 2 टाइम ऑफ आर आउटर, तो 2 टाइम ऑफ 3 पॉइंट कितना था 3.108 बी, 3.108 इंटू 44.4 कितना था 44.48, 44.48। From here the outer dia will be 276.48 mm and it is 280 mm approximate। तो आंसर आ गया 280 260 260 280 एंड 40। समझ में आया? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये यूनिफॉर्म प्रेशर से आपको डिजाइन करना है, गलती से लिखा गया आपके टेस्ट में यूनिफॉर्म प्रेशर ही आया। नेक्स्ट, now we will move to our next question and question number 7 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। now we will move question number 8 and this is our question number 8। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। This is the question. Study. A steel band of 80 mm width and 2 mm thickness. Width of the band is 80 mm and thickness is 2 mm. ये जो बैंड है ना ऐसा बैंड होता है ये टाइप से, तो इसका ये जो थिकनेस है और ये हो गया इसका विड्थ, ठीक है। रैप्स अराउंड एन एंगल ऑफ 225
एंगल ऑफ फ्लैप इज 225, थीटा इज 225, तो 225 into pi by 180 degree. As shown in figure, coefficient of friction between the band and drum is 0.22, 0.2, and the maximum stress in steel band is not to exceed at 60 megapascal. Maximum stress या permissible stress जो है that is 60 megapascal. If the brake is self-locking, what distance OA on lever AOBC will make the brake self-locking? देखो डियर, आपको इस ब्रेक को सेल्फ लॉकिंग बनाना है, तो फॉर सेल्फ लॉकिंग पी क्या हो जाएगा? 0 सेल्फ लॉकिंग के लिए। तो आपको बताना है कि ए से कितना डिस्टेंस होना चाहिए ओ ए का, व्हाट डिस्टेंस ओ ए। अभी देखो, अभी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ये हिंज के बीच में ये डिस्टेंस 30 mm है, अभी सेल्फ लॉकिंग नहीं है, तो आपको इसे सेल्फ लॉकिंग बनाना है। तो ए से ओ के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये बैंड मैं कहाँ लगाऊं, यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे लगेगा, कितना डिस्टेंस होगा ए से ओ के बीच का, ये आपको बताना है। अभी 30 mm है, अभी सेल्फ लॉकिंग नहीं है, तो सेल्फ लॉकिंग बनाने के लिए कितना डिस्टेंस होगा ये आपसे पूछा गया। तो डियर, अगर मैं सेल्फ लॉकिंग बनाऊं इसको, पहले तो देखो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मैं अगर रिएक्शंस दिखाऊं, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो T1 का कपल काउंटर क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा T1, जो भी इन तीनों में से आएगा ये काउंटर क्लॉकवाइज, और यहाँ पे लग जाएगा T2। तो ये तो अपना हो गया T1 और यहाँ लग गया T2। तो अगर सेल्फ लॉकिंग की बात करें तो P हो गया 0, P0 फॉर सेल्फ लॉकिंग, फॉर सेल्फ लॉकिंग। तो अगर नेट मोमेंट अबाउट O में 0 करूं तो क्या बनेगा? T1 इंटू OA, T1 AO इक्वल टू T2 इंटू OB, BO लिख देता हूं, ठीक है। तो ये तो 100 mm है, ये अपने को निकालना है कितना होगा, तो उसके लिए T1 और T2 अपने को चाहिएगा, तो T1 T2 निकालना पड़ेगा। T1 T2 निकालने के लिए दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे एक देखो, पावर तो दिया हुआ नहीं है, एक इक्वेशन तो T1 बाई T2 इक्वल टी की पावर म्यू थीटा से बन जाएगी। दूसरा इक्वेशन कहां से बनाए सर? इससे बनेगा, क्योंकि पावर आपको दिया हुआ नहीं है। परमिसिबल प्रेशर 60 मेगापास्कल है, तो आप जब बैंड को डिजाइन करेंगे T1 में डिजाइन करेंगे, यस और नो? तो कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा? T1 अपॉन BT, इंड्यूस स्ट्रेस फॉर सेफ डिजाइन, सिग्मा इंड्यूस T1 अपॉन BT, लार्जर टेंशन, और इसको परमिसिबल से आप कम कर देंगे, इसको आप क्या कर देंगे डियर? सिग्मा परमिसिबल से कम कर देंगे। तो B और T आपको दोनों गिवन है, तो यहाँ से T आ जाएगा, B आ जाएगा, सॉरी T1 आ जाएगा। B है 80, T है 2 और ये है 60। मेगापास्कल है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो T1 आपको मिल जाएगा, T1 आपको मिल जाएगा यहाँ से, और ये T1 जो आएगा ना डियर, ये आएगा 9600 न्यूटन। तो मतलब T1 का मैक्सिमम वैल्यू आप कितना ले सकते हैं? 9600 न्यूटन। T1 आ गया, आप T1 बाई T2 इक्वल टू बार म्यू थीटा से T2 भी निकाल लीजिए। दिस इज 9600 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू T की पावर म्यू थीटा। ये क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया, ये क्वेश्चन में सिग्मा परमिसिबल दिया, इस क्वेश्चन में पावर नहीं दिया। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस में पावर होता है, तो इसे थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा गया। वैसा भी आए तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। म्यू इज 0.22 एंड 225। यहाँ से डियर आपको मिल जाएगा T2, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो जो T2 आपको मिलने वाला है ये मिलेगा 4046.4। T1 आ गया, T2 आ गया, अब आप इसे यहां रखिए। T1 इंटू AO इक्वल टू T2 इंटू BO। T2 है 4046.4, BO है 100, mm में रखा है मैंने, तो ये भी mm में आ जाएगा। ये 9600 इंटू ए। अब देखो सर, यहाँ पे ये जो डायमेंशन दी हुई है ना, इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर ये तो 30 दिया हुआ, तो पूछ क्या रहा है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रही। तो डियर आप चेक करो AO का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर 30 आ रहा है तो ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, 30 से ज्यादा आ रहा है, 30 से कम आ रहा है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा सेल्फ लॉकिंग के लिए।
तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो ए ओ का जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा 42.15। ये आ रहा है आपके पास 42.15। तो अगर वो 30 पे लगा हुआ है तो वो सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा। सेल्फ लॉकिंग के लिए 42.15 पे आपको लगाना पड़ेगा। तब यहाँ से 42.15, तो ये डिस्टेंस मान लो आपका हो गया 42.1। तो इसका रेंज है 41 से 44। तो अपना आंसर आ गया 42.1। समझ में आया क्वेश्चन? ये भी प्यारा क्वेश्चन था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अपन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9, शू ब्रेक का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। पढ़ो। द ब्लॉक ब्रेक ऑफ ड्रम रेडियस 375 mm इज शोन इन फिगर। ये ब्लॉक ब्रेक है, इसका ड्रम रेडियस कितना है? 375 ड्रम रेडियस दिया हुआ, ठीक है। ड्रम रेडियस, एक मिनट, ये ड्रम डाया है, ठीक है। ड्रम डाया 375 mm is shown in figure. The torque capacity of brake is 225 Newton meter. And the coefficient of friction is 0.3. If A equal to 1 meter, ये A B C आपको वैल्यू दी हुई है। What will be the force? What will be the force to be applied at the end of lever for clockwise rotation? कितना फोर्स लगाना है क्लॉकवाइज रोटेशन? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो आप इसका एपीडी बना लीजिए ड्रम का। अगर ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऐसा लगेगा और फ्रिक्शन का कपल काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज, तभी जाके ब्रेकिंग हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? फ्रिक्शन का कपल काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर मैं लीवर का एपीडी बनाऊं तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गई? तो आप पहले तो फ्रिक्शनल टॉर्क को सोल्व करिए। फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, 225 इक्वल एफ इज म्यू आर इंटू स्मॉल आर इज 375, तो 0.375, तो आर आ जाएगा आपके पास 225 डिवाइडेड बाई 0.375 इंटू म्यू, एंड म्यू इज 0.3। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये डाया है, मैंने डाया बनना दिया, डाया ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो चला जाएगा ऊपर। कितना आया एक ऊपर? 4000 मीटर। ये आ गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था। अब नेट मोमेंट अबाउट पोल कर दो 0। नेट मोमेंट अबाउट वो अपन 0 कर देंगे। नेट मोमेंट अबाउट वो इज 0। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, पी कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, ये एफ आर कैसे जाएगा, एफ कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, आर कैसे जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। आर इंटू बी म्यू आर इंटू सी प्लस पी इंटू, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो बी इज आर बी माइनस म्यू आर सी बाई पी। आर कॉमन ले लीजिए, दिस इज बी माइनस म्यू सी बाई, यहाँ पे वैल्यू रखिए। आर इज 4000, बी बी आपको दे रखा है 400 mm माइनस म्यू 0.3, सी आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 डिवाइडेड बाई ए, और ए गिवन है 1 मीटर मतलब 1000 mm। mm में रखा है तो सारी चीजें mm में रखेंगे। तो ये कितना हो गया, वन 540।
1540, इतना आपको लगाना पड़ेगा फोर्स फॉर द ब्रेकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो गया बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 10 वी विल डिस्कस, एंड दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो सारी चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ब्रेक और क्लच के लगभग सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर करे। बहुत प्यारे प्यारे 10 क्वेश्चन हैं। सब लोग इस वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना टाइम लिया और कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, आधे घंटे में आपके पेपर सॉल्व करना था। गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी, और भी जितने भी टेस्ट होंगे, अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। क्लासरूम कोर्स से लाइव आ रही है वो, गेट एकेडमी का जो क्लासरूम कोर्स है उसमें अभी एमडी के जो टॉपिक और बचे उनको डिस्कस करेंगे। 4-5 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डेली दोपहर में क्लासेस होती हैं, और आगे जो भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट भी आप फ्री में दे सकते हैं, आपको उसके लिए कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं ना। A 4-shoe centrifugal clutch is used to transmit 40 kilowatt at 4-shoe centrifugal clutch. So number of shoes are 4. Number of shoes are 4. Question is of centrifugal clutch is used to transmit 40 kilowatt at 1400 RPM. Power is transmitted 40 kilowatt at 1400 RPM. तो ये क्या हो गया सर, N2 हो गया, N1 और N2 जिसमें पावर ट्रांसमिट होता है, N1 जिसमें एंगेजमेंट स्टार्ट होता है। इनर डायमीटर ऑफ द ड्रम इज 320 mm। इनर डाया है, क्या दे रखा है ये, इनर डाया। तो ड्रम का इनर रेडियस कितना हो गया, इनर रेडियस ऑफ द ड्रम इज 320/2, है ना, 160 mm। एंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ईच शू इज 130 mm। ये क्या हो गया, आरजी। शू का सेंटर, शू का सीजी से सेंटर का डिस्टेंस 130 mm। Coefficient of friction between the friction lining and the drum is 0. If the engagement is at 80% of the full speed, मतलब engagement start होता है 80% पे, तो 1400 RPM का 80% कितना हो गया, 0.8 into 1400। ये आपका हो गया engagement speed, जिस पे engagement start होगा। It is 1120 RPM। ठीक है, तो आपको बोला है व्हाट इज द मास ऑफ ईच, मास होती है। तो सर एक काम करते हैं, फ्रिक्शनल टॉर्क निकालते हैं, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा से। 40 किलोवाट 40 into 10⁻³ इक्वल टू फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू 2 पाई N2 इज 1400/60। ठीक है, तो फ्रॉम हियर द फ्रिक्शनल टॉर्क इज, यहाँ से आपको जो फ्रिक्शनल टॉर्क मिलेगा डियर, ये मिलेगा आपको 272.84 न्यूटन। ठीक है, अब फ्रिक्शनल टॉर्क का एक्सप्रेशन आपने सेंट्रीफ्यूगल क्लच में पढ़ा होगा, एन म्यू एम आर जी आर डी का 2² माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने डिराइव करके आपको क्लास में बताया था। तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 चाहिएगा, तो देखो ये तो ओमेगा 1 हो गया 2πn/1400/60, ओमेगा 2 हो गया वो, सॉरी, है ना। ओमेगा 1 तो यहाँ से आ जाएगा 2π1120/60, और ओमेगा 2 हो जाएगा 2π1400/60। ये यहाँ पे रखो, फ्रिक्शनल टॉर्क इज 272.84। सारी वैल्यू आपके पास एक्सेप्ट है। एन इज 4, mu is 0.22, m we have to find out, rg is 0.13 मीटर में रख रहा हूँ, rd is 0.16। ओमेगा 2 जब आप इसे निकालेंगे, ओमेगा 2 आपको मिलेगा बच्चों 146.61 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, एंड ओमेगा 1 आपको मिलेगा 117.288। जब इसे आप सोल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m दैट इज 1.93 kg। मतलब हर शू का जो वजन है 1.93 kg। तो kg में पूछा है, आंसर इज 1.93 kg। रेंज देखो 1.85 to 1.9।
समझ में आ गया? तो ये अपने 10 क्वेश्चन थे, क्लियर हुआ? बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा 10 क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया है। आई होप सबने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करा होगा। आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली जरूर बताइएगा, आपको बताना है आपके कितने मार्क्स आप इसमें अचीव किए। 30 मिनट में ये पेपर करना था, ठीक है? टोटल मार्क्स आपके कितने हैं पूरा नेगेटिव वेगेटिव करके आपको बताना है, ठीक है ना? ओवरऑल स्कोर आपको बताना है। अब डियर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको पता है अनअकैडमी और गेट अकेडमी का कोलैबोरेशन हो गया है। तो अभी जो है वो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अब जो भी क्लासेस होंगी न्यू बैचेस की, वो सारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होंगी। तो गेट अकेडमी और अनअकैडमी का पूरा टीम मिलके अब नए नए बैचेस और बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है? जैसा ढंडे सर ने अनाउंस भी किया था, यूट्यूब पे भी बहुत सारे न्यू न्यू इनिशिएटिव्स अनअकैडमी और गेट अकेडमी कोलैबोरेशन की वजह से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं। तो उन सब चीज़ों का आप इंजॉय कर रहे होंगे। अभी ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है फ्री में यूट्यूब पे। और डियर ब्रह्मास्त्र बैच गेट 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस वहाँ पे कराया जा रहा है। और प्लस पे भी ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच का प्लस कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप ब्रह्मास्त्र यूट्यूब में कैसे क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे। तो डियर एक्चुअल में मैं ब्रह्मास्त्र का प्लस कोर्स में क्लासेस ले रहा हूँ। दैट्स वाई थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से वहाँ पे मैं नहीं आ पाया। तो मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें समझा देता हूँ, अच्छे से आप समझिएगा। गेट 23 के लिए भी कोर्सेज हैं, गेट 24 के लिए भी कोर्सेज हैं, और अनअकैडमी और गेट अकेडमी का पूरा टीम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा टीम मिलके ये कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन कोर्सेज होने वाले हैं। कंटेंट वाइज आपको पता ही है गेट अकेडमी का कंटेंट कैसा है, बहुत ही काम करा गया है कंटेंट पे, काफ़ी सालों से कंटेंट पे काम चल रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट पे काम करा गया है। कॉम्बैट जो है अनअकैडमी के जो कॉम्बैट हैं उनमें सारे क्वेश्चंस वगैरह ये सब गेट अकेडमी से जाते हैं। अभी कॉम्बैट हुआ था और जितने भी आगे फ्यूचर्स कॉम्बैट होंगे, तो जो भी कंटेंट का काम है वो सारा का सारा गेट अकेडमी का कंटेंट आपको मिलने को देखने को मिलेगा। नोट्स बहुत बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स हैं, है ना? और पैरामाउंट आपने अभी मार्केट में जल्द ही रिलीज होने वाला है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे गेट अकेडमी टेस्ट सीरीज। ओवरऑल मैं बात करूं तो कंटेंट में बहुत जबरदस्त काम किया गया है। अब वो सारा कंटेंट गेट अकेडमी का और अनअकैडमी का सारा कंटेंट और सारी चीजें अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी, है ना? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सब वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सॉलिडिफाई द लास्ट माइल ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर गेट एंड ईएससी 23 इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी 23, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो ढंग से ध्यान से सुनिए। इंट्रोड्यूसिंग द ब्रांड न्यू 4 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। 4 महीने बचे हैं आपकी प्रिपरेशन में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो 4 महीने के लिए नया कोर्स लॉन्च करा गया है एंड द कोर्स नेम इज ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र समझते हैं ना आप? अगर आपने रामायण वगैरह देखी है तो आपको पता होगा ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब होता है डियर। ब्रह्मास्त्र अगर किसी पे चल गया ना तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। सबसे खतरनाक अस्त्र ये माना जाता है, समझ में आ रही है? सबसे खतरनाक अस्त्र ये माना जाता है, इससे खतरनाक कुछ नहीं है अस्त्र में, है ना? तो ये ब्रह्मास्त्र कोर्स है और ये गेट 23 का अभी तक आप अच्छे तरीके से देखिए। अभी तक आप लोग मान लीजिए इधर उधर से पढ़ रहे थे, यूट्यूब से पढ़ रहे थे या ऐसी जगह से पढ़ रहे थे जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है, आप चीज़ों को उतना अच्छे तरीके से जचा नहीं पाए, उन चीज़ों को अच्छा तरीके से मैनेज नहीं कर पाए हैं। तो वो चीज़ें अब आप लोगों के लिए आसान होने वाली है। गेट अकेडमी और अनअकैडमी मिलकर ब्रह्मास्त्र प्लस कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र प्लस बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स इन द प्रैक्टिस टू क्रैक गेट एंड ईएससी 23। प्राइस फॉर 4 मंथ सब्सक्रिप्शन, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, सीएसआईटी सारी ब्रांचेस के लिए है, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एंड दीज आर द प्राइजेस फॉर 4 मंथ सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जल्दी से ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड यूज करना है डियर, GA1111, गेट अकेडमी 1111, ठीक है? टू गेट 10% ऑफ। ये जो भी फीस है इस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा और आपको गेट अकेडमी की तरफ से बेस्ट गाइडेंस आपको मिलने वाला है, बेस्ट मटेरियल आपको मिलने वाला है। ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी। अगर आप गेट अकेडमी के व्यूअर्स हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये चीजें चलने वाली है। Nothing can stop you from chasing your GATE and ESE 23 mechanical chemical dream, ठीक है? Get started with no post EMI and 0% interest on the loan for as low as 2463 per month, है ना? लगभग आपका लोन, अगर आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत है, लोन भी आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल जा रहा है और ये 2 घंटे में अप्रूव हो जाएगा। मिनिमम पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर, ठीक है?
आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये लोन वगैरह का समझना है, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8585858585। ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र प्लस पेज, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्रह्मास्त्र जो बैच है, दिस इज द प्लस बैच, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे चलेगा फॉर गेट 23, और ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। और ये बाईलिंगुअल बैच है, बाईलिंगुअल बैच है, मैकेनिकल न्यू बैच, एंड ये स्टार्ट हो गया है डियर। ठीक है, एंड दिस इज द टीम ऑफ ब्रह्मास्त्र बैच, दिस इज द टीम। ये आपको टीम पढ़ाने वाली है, फुली एक्सपीरियंस्ड टीम है, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, मजा आने वाला है आपको। ठीक है, गेट एकेडमी और अनअकैडमी का कोलैबोरेशन आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखो मार्केट में चल रही है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप सबको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। तो अगर आप बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट नॉलेज, एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म, सारी चीजें बेस्ट टेक्निकल चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी तरह का लैग नहीं, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है, अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पेज। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट तरीके से नहीं किया है, आपको कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि सर मैं स्टार्टिंग में आपने सोचा था यूट्यूब से कर लेंगे, इधर से कर लेंगे, उधर से कर लेंगे, लेकिन आप चीजों को समेट नहीं पा रहे हैं और गेट 2023 में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, तो ये गेट 2023 की बातें थी। ये बैच लाइव बैच है और ये स्टार्ट हो गया है डियर 1 अक्टूबर से, और इस बैच में मैं आपको जल्द ही दिखने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन के साथ, बहुत सारी सब्जेक्ट्स मैं इस बैच में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस बैच के साथ फटाफट से जुड़ जाइए। नाउ ब्रह्मास्त्र प्लस बैच फॉर गेट 23 के जो स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, डेली प्रैक्टिस थ्रू क्लास डीपीपी होंगी, डीपीपी आपको मिलेगा। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं अभी तो आपको ये पता है सारी चीजें, आपको नंबर बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्पेशल बैच, एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी सेशन बाय टॉप एजुकेटर, स्टडी मटेरियल, नोट्स ऑन वेब, टेस्ट सीरीज क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर, पैरामाउंट 1111। ठीक है, आपको भाई पैरामाउंट मिलने वाला है, गजब। मैं अभी आपको बता रहा था, मैं आपको अभी बता रहा था गेट एकेडमी का जो पैरामाउंट है ना, ये गजब ब्रह्मास्त्र ही है ये, और ये आपको फ्री में मिलने वाला है अगर आप इस बैच के साथ जुड़ेंगे। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस यू विल गेट। सब्जेक्ट वर्कबुक क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा सर। ठीक है, गेट पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल एंड क्लासेस, पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा, किस टाइम पे कौन सी क्लासेस होनी है, किस डेट पे कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा, कौन सा स्टार्ट होगा, पूरा कॉम्प्रीहेंसिव एंड इन डेप्थ लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेस। लाइव कोर्सेज मिलेगा तो वो आपकी ऐप पे सेव रहेगा, अगर आप क्लास मिस कर देते हैं उसे फ्यूचर में भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस बैच। ना गेट एंड ईएससी, ब्रह्मास्त्र एंड ब्रह्मास्त्र प्लस। ठीक है, सब्सक्राइब टू गेट 20% ऑफ, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्मास्त्र एंड ब्रह्मास्त्र प्लस लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कोड जो लगाना है दैट इज GA1111। ये आपको फीचर्स मिलेंगे ब्रह्मास्त्र में और ये ब्रह्मास्त्र प्लस में। ठीक है, सब्जेक्ट बाय टॉप एजुकेटर, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, लेकिन ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सारे फीचर्स ब्रह्मास्त्र में नहीं है, ये सारे प्लस बैच में आपको मिलने वाले हैं। बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं, आप देखिए, डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस थ्रू डीपीपी मिलेगा, स्पेशल बैच, एक्सक्लूसिव लाइव क्लास, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी बाय टॉप एजुकेटर, स्टडी मटेरियल, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पैरामाउंट मिलने वाला है, सब्जेक्ट वर्कबुक मिलने वाला है, गेट पीवाईक्यू, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल एंड क्लासेस, कॉम्प्रीहेंसिव एंड इन डेप्थ लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं अगर आप ब्रह्मास्त्र प्लस के साथ जुड़ते हैं। एंड ईयर गेट 24 के लिए भी एक, जो स्टूडेंट गेट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज गुरुकुल गेट 24 के लिए, और ये बैच 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। जल्द ही मैं आपको इसमें क्लासेस लेते हुए दिख जाऊंगा आपको। दिस इज द टीम ऑफ दिस बैच। ठीक है, और अभी ये 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए कोड आपका GA1111 है। तो अगर आप 24 का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस बैच के साथ जाना चाहिए, दिस इज द बेस्ट बैच। ठीक है, गेट 23 इज लेस देन 6 मंथ अवे। गेट 23 के बारे में, अगर ये बैचेस की बात थी, अब अगर गेट 23 की बात करें ना डियर, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं। गेट 23 में आप ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 महीने बचे हैं। बिगिन योर प्रिपरेशन विद द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन
एट 3104 पर मंथ। ठीक है, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, प्रिंटेड नोट्स होम डिलीवर्ड विद इन 20 डेज, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में प्लस के तो मिलते ही हैं बेनिफिट्स, इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलता है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फीचर्स ऑफ एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, दीज आर द फीचर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको प्लस में और आइकॉनिक में कंपेयर करके बताया। टॉप एजुकेटर मिलते हैं, डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेकिन आइकॉनिक में ये एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती है, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर्स, प्रिंटेड नोट्स, स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लानर, इंटरैक्टिव ओपन हाउस सेशंस वगैरह। ये अलग से फीचर्स आपको किसमें मिलने वाले हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं आइकॉनिक में अलग से। ये प्लस में जो है इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो बहुत ही प्यारे फीचर्स हैं, जिनका आप एंजॉय कर सकते हैं। एक मिनट। ठीक है डियर, तो ये सारी बातें थी, क्लियर है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लिए। गेट 23 के लिए ब्रह्मास्त्र प्लस कोर्स है और गेट 24 के लिए गुरुकुल बैच। ठीक है, तो जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपना प्लान करिए और अपनी एक प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बेस्ट टीम के साथ आपको प्रिपेयर करना है ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं ऑफ करता हूँ। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए। और एमडी की क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। गेट एकेडमी मैकेनिकल MECE चैनल पे दोपहर में डेली क्लासेस होती हैं। ठीक है, 2 से 5 या 3 से 7 इस टाइप का टाइम रहता है। दोपहर में 2-3 बजे के आसपास स्टार्ट होती है, डेली 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती है। अभी बहुत सारे टॉपिक आपके बचे हुए हैं, है ना, तो आप अपना कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। ये गेट एकेडमी का क्लासरूम कोर्स का जो टेस्ट सीरीज है ये सबके लिए फ्री में है। इसके लिए आपको गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके, पहली बार अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो चलिए डियर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये टेस्ट आपके लिए यूजफुल रहा, कैसा रहा, मजा आया कि नहीं, क्वालिटी क्वेश्चंस की कैसी थी। सारे क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस है, कहीं से ऐसा कॉपी पेस्ट करके नहीं उठाया गया डियर, नए क्वेश्चन फ्रेम करे गए आप लोगों के लिए। ठीक है, कमेंट करके आप लिए जरूर भी बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स इसमें स्कोर किया। चलिए तो डियर, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट, थैंक यू।